हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन की देवरा चौहान सीरीज का नॉवेल 27 सेकंड का तीसरा भाग। स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। स्नो ही चमक रही थी। वो उसके सामने थका सा कुर्सी पर सिर पर हेडफोन लगाए बैठा था। हेडफोन के जरिए उनकी बातों का एक एक शब्द सुन रहा था। जब देवराज चौहान और जगमोहन वहाँ से गए तो उसने घड़ी नुमा ट्रांसमीटर ऑन करके बात की। मैं बोल रहा हूँ, कहो। देवराज चौहान, जगमोहन, हर्षा यादव मीनाक्षी के पास है। उन लोगों ने रॉयल वेल्ड के स्ट्रांग रूम में पहुंचने के लिए योजना बनाई है। वो लोग स्ट्रांग रूम में मौजूद तिजोरी की डकैती करना चाहते हैं। उस तिजोरी में कोई दवा है जो। तुमने उनकी पूरी योजना सुनी? उधर से आती आवाज़ घड़ीनुमा ट्रांसमीटर से निकली। हाँ, मुझे पूरी योजना सिलसिलेवार बताओ। ठीक है, मैं। ये योजना देवराज चौहान ने बनाई है या हर्षा यादव ने? देवराज चौहान ने। ठीक है, बोलो। वो स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की देवराज चौहान की योजना बताने लगा। 10 मिनट लगे उसे योजना बताने में। हम्म। उधर से ट्रांसमीटर में से आवाज़ आई। तो आज रात छोड़कर डकैती अगली रात की जाएगी। हाँ, उन लोगों में यही तय हुआ है। फाइनल फ़ोन शाम को देवराज चौहान और जगमोहन करेंगे। तुम्हें सुनना है कि फ़ोन पर हर्षा यादव क्या कहता है, उसी से पता चल जाएगा कि देवराज चौहान ने क्या कहा। समझ गया। अपनी जगह पर किसी दूसरे को समझाकर बिठा दो, तुम थक चुके होगे। हाँ, दोपहर के लिए किसी दूसरे को बिठाता हूँ, उसके बाद मैं ये जगह ले लूँगा। शाम को देवराज चौहान की हर्षा यादव से जो बात होनी है वो मेरा सुनना ही ठीक रहेगा। दूसरे से सुनने में गलती हो सकती है। जैसा तुम ठीक समझो। इसके साथ ही उनकी बातचीत बंद हो गई। अगला दृश्य। 11 बजे ही देवराज चौहान की आँख खुली। उसने बगल में सोए पड़े जगमोहन को उठाया। डकैती में इस्तेमाल होने वाला सामान लाना है, लिस्ट तैयार करो। पूरा सामान इकट्ठा करने के लिए कम से कम एक दिन चाहिए। नहा धोकर निकल जाता हूँ, जगमोहन ने कहा और सोहनलाल को आवाज़ लगाई। सोहनलाल पलों में सामने था। क्या हुआ? तेरे यहाँ मेहमान बने बैठे हैं, कम से कम बेड टी तो पिला दे। जगमोहन ने मुंह बनाया। बेड टी तो क्या, बढ़िया पराठे भी बना कर खिलाता हूँ, नहा धो लो। अभी तो तू चाय पिला। और वो राजन को कुछ खाने को दिया? उसे खिला पिला कर फिर से बांध दिया। मैं चाय लाता हूँ। सोहनलाल जाने लगा। सुन। सोहनलाल ठटका। तूने मेरा 2.5 लाख देना है। बासी बातें मत किया कर। बासी? और क्या? सोहनलाल ने बोरियत भरे स्वर में कहा। 2.5 साल से ये बात सुन रहा हूँ। बहुत ढीठ है। 2.5 साल से सुन रहा है, मानता भी नहीं है, मानता भी हो देता भी नहीं। जगमोहन से घूरा। तू कहता है मैं देने की हाँ कर देता हूँ, कभी इनकार तो नहीं किया। ये तो नहीं कहा कि नहीं देना। तेरे हाँ कह देने से 2.5 लाख मुझे मिल जाएगा? मेरे हाँ कहने से तेरे को शांति तो मिलती है कि तू लेनदार है। देने वाला देने से इनकार नहीं करता। तू मेरे को बेवकूफ़। चाय पीनी है तेरे को, पराठे खाने हैं? हाँ। तो पहले ये काम कर ले। 2.5 लाख वाली बात तो चलती रहेगी। सोहनलाल बाहर निकल गया। देवराज चौहान बैट की पुष्ट से सिर टिकाए कश ले रहा था। जगमोहन ने दरवाज़ा सॉरी जगमोहन ने देवराज चौहान पर नज़र मारकर कहा। हम इतनी मेहनत खामखा कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम में पहुंचना और हाथ कुछ लगना नहीं। तुम दौलत की बात कर रहे हो। अपने काम की तो यही बात। कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं। उसमें अपना फ़ायदा नहीं देखा जाता। देवराज चौहान की बात पर जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। तुम सामान की लिस्ट तैयार करो। जगमोहन दूसरे कमरे से कागज़ पेन ले आया। देवराज चौहान उसे सामान नोट करवाने लगा। सोहनलाल चाय ले आया। वो जान चुका था कि क्या काम किया जाना है। तुम चलना साथ में, ये सामान लाना है, जगमोहन बोला। यहाँ बैठकर क्या करेगा? राजन के पास देवराज चौहान है। राजन की ज़रूरत देवराज चौहान देख लेगा। सामान तो आ जाएगा, जो भी उसका इंतज़ाम तो मैं आधी रात को भी कर दूंगा। सोहनलाल दोनों को चाय के प्याले थमाता हुआ बोला। इस वक्त सबसे पहले राजन के बीवी बच्चों को यहाँ लाना है। आखिर राजन को कब तक हम बांध कर यहाँ रखेंगे? उसकी देखभाल करते रहेंगे। उसके लिए हर वक्त एक को यहाँ मौजूद रहना पड़ता है। जगमोहन ने देवराज चांद को देखा। पहले ये काम कर लो, उसके बीवी बच्चों को यहाँ छोड़कर सामान का इंतज़ाम करने चले जाना। 1 घंटे तक यहाँ से निकलेंगे। नाश्ता तैयार कर देता हूँ, तुम जल्दी से नहा लो। कहकर सोहनलाल बाहर निकल गया। साला, औरतों की तरह हुक्म चलाने लगा। जगमोहन बड़बड़ाया। नाश्ता बनाएगा तो ऐसे ही बोलेगा। अगला दृश्य। भीड़ भरे बाजार में जगमोहन ने सड़क के किनारे रोमा रेस्टोरेंट के करीब कार रोक दी। मैं होकर आता हूँ, सोहनलाल दरवाज़ा खोलते हुए बोला। मेरी ज़रूरत है? मेरे ख्याल में नहीं। फिर भी तू गली में नज़र रख। अपने पति के एक्सीडेंट की बात सुनकर कोई भी औरत रुकेगी नहीं। सोहनलाल कार से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद करके गली में प्रवेश करता चला गया। जगमोहन भी कार से बाहर आ गया। गली के किनारे खड़ा हो गया। भीड़ भरा बाजार होने की वजह से कोई किसी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब जैसे भाग दौड़ करके आगे निकल जाना चाहते थे। सोहनलाल राजन के मकान के पास पहुंचा। कल वो देख ही चुका था कि 38 नंबर मकान यही है। बाहर नंबर भी नहीं लिखा था। इस वक्त दरवाज़ा खुला था। सोहनलाल ने दरवाज़ा थपथपाया।
भीतर पास ही 32-33 बरस की औरत बैठी थी। उसने सिर आगे करके वहाँ खड़े सोहनलाल को देखा तो सोहनलाल ने हाथ जोड़कर नमस्कार की। राजन साहब का घर यहीं है? वो औरत फौरन उठ गई, चेहरे से परेशान लग रही थी। भीतर के कमरों में बच्चों की और टीवी चलने की आवाज़ें आ रही थी। जी हाँ, औरत ने कहा। आप कौन हैं? मैं तो कोई भी नहीं, हमदर्दी के नाते आ गया, सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। राजन साहब का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। वो कहाँ है राजन? औरत बेसब्र हो उठी। वो ठीक तो हैं? मैं उन्हें तलाश करते परेशान। चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। होश आने पर उन्होंने अपने घर का पता बताकर कहा, यहाँ उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उन्हें खबर कर दूँ कि वो अस्पताल में। आपका नाम भी बताया था लेकिन भूल गया। विम्मी। हाँ, विम्मी। सोहनलाल ने ऐसे भाव दिखाए जैसे याद आ गया हो। आप कहें तो मैं आपको राजन साहब के पास। हाँ, मैं अभी चलती हूँ। सिर्फ 2 मिनट भाई साहब। उसके बाद वो विम्मी ने देर नहीं लगाई। जो कपड़े वो पहनी थी उन्हीं कपड़ों में उसने बच्चों को साथ लिया। एक लड़का 11 साल का था, दूसरा 8 का। देखते देखते उसने ताला बंद किया और बोली, चलिए भाई साहब, राजन के पास। मुझे पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ज़रा भी फिक्र मत कीजिए, सोहनलाल गली में आगे बढ़ते हुए बोला। राजन साहब बिल्कुल ठीक हैं, 1-2 दिन में डॉक्टर साहब छुट्टी दे देंगे। सच बात तो यह है कि मैंने एक रात उन्हें सड़क के किनारे बेहोश पड़ा पाया। हमदर्दी के नाते उन्हें अपने घर ले आया और डॉक्टर को बुला लिया। अस्पताल इसलिए नहीं ले गया कि पुलिस मुझे परेशान करेगी। उधर उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। मेरे को उसके घर का पता नहीं था तब कि आपको खबर कर देता। अब होश आया तो उसने अपने घर का पता दिया। इस वक्त वो मेरे घर पर आराम कर रहा है। डॉक्टर उसे दवा दे जाता है। फिक्र की तो कोई बात नहीं। आप तो भगवान है मेरे लिए। मैं कैसी बात करती हैं? इंसान ही इंसान के काम आता है। मैं राजन साहब के काम आया, अब आपके काम आ रहा हूँ कि आप अपने पति को लेकर परेशान थी कि वो कहाँ चला गया। मैं आपको आपके पति के पास ले जा रहा हूँ। ये सब तो चलता ही रहता है। क्या आप कभी किसी के काम नहीं आई? आई। इसी तरह आज मैं आपके काम आ रहा हूँ, मामूली बात है। वे गली के बाहर तक आ पहुँचे। ये कार खड़ी है आपको ले जाने के लिए। खास तौर से दोस्त की कार लाया हूँ, बैठिए। सोहनलाल ने पीछे का दरवाज़ा खोला। विम्मी दोनों बच्चों को लेकर भीतर बैठ गई। सोहनलाल ने आगे वाला दरवाज़ा खोला और भीतर जा बैठा। जगमोहन पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने कार आगे बढ़ा दी। कितनी देर का रास्ता है भाई साहब? विम्मी बोली। आधा घंटा लगेगा और आप अपने पति के पास होंगे। सोहनलाल का स्वर शांत था। बच्चे आपके दोनों बहुत प्यारे हैं, पढ़ते होंगे? जी हाँ। राजन साहब काम क्या करते हैं? विमी ने कुछ नहीं कहा, चेहरे पर हिचकिचाहट उभरी। बिजनेस करते हैं? सोहनलाल ने पुनः पूछा। यूं ही इधर उधर का काम करके घर चलाते हैं। विम्मी के जवाब देने के ढंग से पता चल गया कि वो राजन के काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। यानी कि वो जानती थी कि राजन गैरकानूनी काम करता है। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने खोला दरवाज़ा। देवराज चौहान ने खोला। सामने उन लोगों को देखकर पीछे हट गया। आइए आइए, सोहनलाल भीतर प्रवेश करता हुआ बोला। वो उधर उस कमरे में आपके पति हैं। विमी बिना कुछ कहे बच्चों के साथ तेजी से उस तरफ बढ़ गई। उस कमरे में पहुंचते ही वो ठिठकी। बेड खाली था। हर तरफ उसकी निगाह गई, तभी उसे लगा कि बेड के उस पार फर्श पर कोई पड़ा। बेड घूमकर वो घूमकर उधर पहुंची तो राजन को बंधे पाकर हड़बड़ा उठी। ये क्या, आपको तो बांध रखा है। राजन के दांत भिज गए विम्मी और दोनों बच्चों को वहां देखकर। पापा, पापा आपको किसने बांधा है? विम्मी उसके पास ही बैठ गई, सर भर्रा उठा। क्या हुआ, क्या बात है जो? तुम यहाँ कैसे आई बच्चों को लेकर? एक आदमी मुझे लेकर आया। वो कह रहा था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप उसके घर पर हैं। उधर मैं 3 दिन से आपकी तलाश में परेशान थी। आपके घर फ़ोन नहीं आपने घर फ़ोन नहीं किया तो मैं जब भी आपके मोबाइल पर फ़ोन करती तो नंबर नहीं मिलता। जाने आपके फ़ोन को क्या हो गया है? कहते कहते विमी ठिठकी। बात क्या है? इन लोगों ने आपको क्यों बांध रखा है? इस तरह झूठ बोलकर ये हमें क्यों यहाँ लेकर आए? ये मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दीजिए। इनके सवालों का जवाब दिया तो मैं जिसके लिए काम करता हूँ वो गुस्से में तुम लोगों को मार देगा। मैंने कितनी बार कहा है कि ये गलत काम छोड़ दीजिए, लेकिन मेरी तो सुनते नहीं जो। अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। राजन दाँत भींच कर क्या उठा। ये लोग तुम्हें और बच्चों को इसलिए यहाँ लाए हैं कि मैं इनकी बातों का जवाब दूँ। नहीं दूंगा तो ये तुम्हें और बच्चों को मार देंगे। ये भी तो हो सकता है कि यूं ही कह रहे हो। हमें यहाँ लाने वाला जो शरीफ लगा जो। चुप रहो, किसी के माथे पर कुछ नहीं लिखा होता। राजन ने दाँत भींच कर कहा। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। माना हुआ हिंदुस्तान का डकैती मास्टर है। ये चाहे तो। तभी उनके कानों में कदमों की आहटें पड़ी। देखते देखते सोहनलाल और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। उनके रंग ढंग में तीखे भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। सोहनलाल के हाथ में खुला चाकू था और जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर। नहीं, विम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। इन्हें मत मारिए, मैं। सोहनलाल ने उसकी बाह पकड़कर पीछे किया और राजन के बंधन चाकू से काटने लगा। अंकल, मेरे पापा को मत मारिए। 8 बरस का मासूम बच्चा भोलेपन से क्या उठा। जो लोग बुरे काम करते हैं वो एक दिन इसी तरह मरते हैं। जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। तेरे पापा को मालूम होना चाहिए कि जो काम ये करता है ऐसे में कोई भी इसे मार देगा। सोहनलाल ने उसके बंधन काट दिए और पीछे हट गया। राजन बंधनों से आज़ाद होते ही अपने हाथ पांव मसलने लगा।
2 दिन से बंधे रहने के कारण वो अपने शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसकी गंभीर निगाह बारी बारी सब पर फिर रही थी। भगवान के लिए मेरे पति को, कहते हुए विमी हाथ जोड़कर आगे आ गई। तभी जगमोहन ने सख्त स्वर में टोका, मैडम पीछे हो जाओ और बीच में आने की चेष्टा मत करो। इन्हें मत मारो, चुपचाप पीछे हट जाओ। जगमोहन गुर्रा रहा है, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। यह खुद मरने को तैयार है, लेकिन सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं, इसलिए तुम लोगों को लाना पड़ा। अब भी ये जवाब नहीं देता तो परवाह नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बर्बाद करने को। इसे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हें और दोनों बच्चों को मार देंगे। सारी उम्र ये जिंदा रहेगा और ज़ुबान बंद रखने की सज़ा भुगतता रहेगा। विम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों बच्चों को कसकर थाम लिया। राजन नीचे से उठा और बैठ के किनारे पर बैठ गया। वो कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसी पल देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। सब पर निगाह मारकर सख्त स्वर में पूछा, यह मुंह खोल रहा है या नहीं? अभी पूछा नहीं। जगमोहन के होठों से घुर्राहट निकली। वक्त क्यों बर्बाद करते हो? देवराज चौहान राजन की तरफ बढ़ता हुआ बोला। अगर नहीं जवाब देता तो इसकी बीवी बच्चों को शूट कर दो। सिर्फ 3 बार इससे पूछना है। पहली बार इनकार करे तो इसके एक बच्चे को मारो, दूसरी बार इनकार करे तो दूसरे बच्चे को मारो, तीसरी बार भी ना बताए तो इसकी पत्नी के सिर से रिवॉल्वर की नाल लगाकर ट्रिगर दबा दो और इसे बेहोश करके बाहर किसी सड़क पर। आप बता क्यों नहीं देते जो ये पूछना चाहते हैं? विमी रोते हुए कह उठी। राजन ने विमी को देखा, सिर झुका लिया। तुम लोगों को बचाने की खातिर ही मैंने मुंह बंद कर रखा है। राजन का सर धीमा था। अब बचा लो इन्हें, जगमोहन ने दरिंदगी से कहा। हम इन्हें मारने जा रहे हैं और अब इन्हें बचाने की कीमत तेरा मुंह खोलना होगा। मुंह बंद रखने से तेरे बीवी बच्चे मरेंगे। राजन ने नज़रें उठाकर विमी और अपने दोनों बच्चों को देखा, फिर अन्यों को। तुम लोगों को सब बताकर अब मुंह खोल दूंगा। बच्चों को बचा लूंगा, लेकिन बाद में वे लोग मेरी पत्नी और बच्चों को मार देंगे। राजन के सर में जान नहीं थी। बेकार की बातें छोड़ो। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बाल मुट्ठी में पकड़े और चेहरा ऊपर किया। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव आ चुके थे। मुंह खोलते हो या? राजन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो एक टक देवराज चौहान के खतरनाक चेहरे को देख रहा था। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर कहा, मैं अब इससे पहली बार पूछ रहा हूँ, यह इनकार करे तो इसके एक बेटे को गोली मार देना। नहीं, विम्मी दहशत से चीख उठी। प्लीज़ मेरे बच्चों को मत मारना। राजन के होंठों से कांपता स्वर निकला। देवराज चौहान की निगाह पुनः राजन के पीले पड़ रहे चेहरे पर जा टिकी। बोल, तेरे को किसने मेरे पीछे लगाया? कहाँ से तू मेरे पीछे लगा और पीछा करने का मकसद क्या? देवराज चौहान, राजन ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा, जल्दबाजी मत करो। अपने बीवी बच्चों को बचाने की खातिर तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन वो लोग बाद में। बात की बात बाद में, अब की बात करो। उधर जगमोहन तैयार है, वो किसी भी वक्त उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देवराज चौहान वहशी निगाहों से उसे देखता रहा। फिर उसके सिर के बालों को छोड़कर वो पीछे हटा और राजन को घूरते हुए सिगरेट सुलगाई और कश लिया। कहाँ से शुरू करेगा? राजन होंठ पीछे सोच में लगा रहा। पैना सन्नाटा छा गया था वहाँ। विम्मी ने दोनों बच्चों को दोनों बाहों में जकड़ रखा था। वो डर कर काँप रही थी। तभी सोहनलाल कड़वे सर में क्या उठा, वो देख अपनी बीवी को, बच्चों को, उनकी हालत, उनके चेहरे देख। अक्ल से काम ले। राजन ने उन्हें नहीं देखा। वो गंभीर और परेशानी में लग रहा था। मैं सब कुछ बता दूंगा। इस तरह की तुम लोगों को कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा। राजन ने धीमे चिंता भरे स्वर में कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उन लोगों से मैं अपने को और अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा। वे लोग बहुत खतरनाक। जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे, उनके बारे में नहीं बताओगे, तब तक हम तुम्हें कोई सलाह नहीं दे सकते। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा, बात लंबी ना करके काम की बात बोलो। हमारी बातों का जवाब दे रहे हो या नहीं? बेचैन भरी नज़रों से राजन ने देवराज चौहान को देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। सबकी निगाह राजन पर जा टिकी। कोशिश करना कि सब कुछ इस तरह बताना कि हमें कुछ पूछना ना पड़े। चंद पलों की खामोशी के बाद राजन थके से स्वर में क्या उठा, मैं ठीक से नहीं जानता कि असल में मैं किसके लिए काम करता हूँ। जो मुझसे काम लेता है और जो पैसे देता है, मैं सिर्फ उसे जानता हूँ। ढींगड़ा कहते हैं उसे। 5 सालों से मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। वो मुझे हर महीने 30,000 रुपया देता है। बदले में ढींगड़ा कैसा भी काम कहे मुझे करना होगा। सिर्फ हत्या करना नहीं है मेरे काम में। लेकिन मैं जानता हूँ कि ढींगड़ा ही असल आदमी नहीं है। उसके ऊपर कोई है जिससे उसे काम के आदेश मिलते हैं, और वो मेरे जैसे 10-20 आदमियों को, जो कि उसने रखे हुए हैं, आदमियों को काम करने को कह देता है। ढींगड़ा किसके इशारे पर काम करता है? देवराज चौहान ने पूछा। राजन कुछ पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला, यूं तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये बातें मालूम करना भी खतरनाक है, परंतु इन बातों को छिपाया भी नहीं जा सकता। बात बाहर आई जाती है। राजन का व्याकुल सर धीमा हो गया। मेरे ख्याल से ढींगड़ा जॉर्ज लूथरा जैसे खतरनाक आतंकवादी के लिए काम करता है। जवाब में देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आगे कहो। उस दिन दोपहर का वक्त था जब ढींगड़ा की तरफ से फ़ोन पर आदेश मिला कि मैं एक खास जगह पर पहुंच जाऊं। वहां पर तुम्हारी कार का नंबर बताया गया और नाम भी, कि तुम्हारा नाम देवराज चौहान है।
साथ में तुम्हारा साथी जगमोहन होगा। तब कहाँ की बात कर रहे हो तुम? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वहाँ की जहाँ तुमसे हर्षा यादव टकराया था। मतलब कि ढींगड़ा ने तुम्हें कहा कि वहाँ पर मेरी कार होगी, मैं मिलूंगा, मेरे साथ जगमोहन भी होगा। हाँ, और ये भी कहा कि वहाँ हर्षा यादव की देवराज चौहान से मुलाकात होगी। उसने ये भी कहा कि इस बात के बहुत चांस है कि देवराज चौहान हर्षा यादव को अपने साथ ले जाएगा। उस स्थिति में मैंने तुम्हारा पीछा करना है, तुम पर नज़र रखनी है, तुम कहाँ कहाँ जाते हो पूरी रिपोर्ट उसे फ़ोन पर देनी है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। दोनों के चेहरों पर उलझन से भरे भाव नजर आ रहे थे। ढींगड़ा को कैसे मालूम हो कि हम वहाँ पर होंगे? मालूम नहीं। ढींगड़ा कैसे जानता था कि हर्षा यादव की वहाँ मेरे से मुलाकात होगी? वो मुझसे टकराएगा या कैसे भी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा? देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। ऐसी किसी बात का जवाब मेरे पास नहीं है। जो मुझे कहा गया वही बता रहा हूँ। जो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ वो खुद ही बता रहा हूँ। राजन की निगाह देवराज चौहान के उलझन भरे चेहरे पर थी। सोहनलाल हैरानी से कह उठा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बाहर का आदमी कैसे जान सकता है कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, कहाँ रुकोगे? वहाँ पर तुम कार के बाहर फुटपाथ पर खड़े होगे और तब हर्षा यादव तुमसे टकराएगा? ये सवाल तो सच में हैरानी भरा है। जगमोहन के होठों से निकला। हमने तो किसी से बात नहीं की थी कि हमने उधर जाना है। फिर कोई कैसे जान सकता है कि जिससे हमने मिलना था उससे तो मालूम हो सकता है? देवराज चौहान बोला। जगमोहन के होंठ से उड़ गए। तुम्हारा मतलब कि दीदार सिंह ने ढींगड़ा को बताया होगा कि हमने उसके पास जाना है, आना है? हाँ, इसके अलावा ढींगड़ा को कहीं से भी कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। ये बात दीदार सिंह ने या तो खास तौर से ढींगड़ा से कही होगी या फिर यूं ही रवानगी में उसके मुंह से निकल गया होगा। वो दोनों एक दूसरे को जानते अवश्य हैं। देवराज चौहान ने कहा और राजन को देखा। तुम कहो, जब तुम हर्षा यादव को अपनी कार में लेकर चले तो मैं तुम्हारे पीछे लग गया। इस काम में मेरा एक साथी भी था। उसके बाद तुम दोनों जहाँ जहाँ जाते रहे मैं ढींगड़ा को रिपोर्ट देता रहा। उसके बाद तुमने मुझ पर काबू पाकर कैद कर लिया। राजन ने धीमे स्वर में कहा। ढींगड़ा का और हर्षा यादव का कोई संबंध है? हर्षा यादव के बारे में तो सुन रखा है कि वो जॉर्ज लूथरा से जुड़ा है। जब मुझे ढींगड़ा के आदेश मिले तो ये भी पता चल गया था कि जॉर्ज लूथरा से उसकी खटपट हो गई है। हर्षा यादव को खत्म करने के लिए उसके आदमी ढूंढ रहे हैं। परंतु सोचो में ये भी आया कि उधर ढींगड़ा भी हर्षा यादव के लिए काम करता है। ऐसे में हर्षा यादव को ढूंढने के लिए आदमी दौड़ाने की क्या ज़रूरत है? ढींगड़ा जानता तो है कि हर्षा यादव कहाँ पर है, लेकिन मुझे इससे क्या? मैं वो काम करता रहा जो मुझे करने को कहा गया था। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। सोहन लाल आंखें सिकोड़े बारी बारी दोनों को देख रहा था। क्या चक्कर है? जगमोहन के होठों से निकला। वही समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। हर्षा यादव भी जॉर्ज लूथरा का आदमी, ढिंगड़ा भी जॉर्ज लूथरा का आदमी। जॉर्ज लूथरा के आदमी हर्षा यादव और मीनाक्षी की हत्या करने के लिए जगह जगह उन्हें तलाश कर रहे हैं। उधर ढींगरा अपने आदमियों द्वारा हर्षा यादव की निगरानी करवा रहा है। ढींगरा ये भी जानता था कि मैं तुम्हारे साथ दीदार सिंह के पास जाऊंगा और कार वहाँ खड़ी करूंगा। मैं कार के पास रहूंगा और जगमोहन दीदार सिंह के पास जाएगा। लेकिन वो ये कैसे जानता था कि वहाँ हर्षा यादव दौड़ता हुआ आएगा और मेरे से टकराएगा? मैं उसे बचाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, तब राजन नज़र रखने के लिए मेरे पीछे लग जाएगा। इनमें कई बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है। सोहनलाल की निगाह राजन पर जा टिकी। ये कुछ झूठ बोल रहा हो? मैं? राजन के होठों से निकला। क्यों, क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते? सोहनलाल ने चुपते स्वर में कहा। क्यों नहीं बोल सकता? राजन ने फीके स्वर में कहा। लेकिन इस वक्त मैं झूठ या चालाकी दिखाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं, मेरी पत्नी और बच्चे तुम लोगों के कब्जे में। ऐसे में मैं झूठ बोलने की सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी कोई बात झूठ निकली तो? देवराज चांद ने कठोर निगाहों से उसे देखा। मैंने झूठ नहीं बोला। राजन का बेचैन स्वर दड़ता भरा था। इस पर नज़र रखो। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैं फ़ोन करके आता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान ने टेबल पर पड़ा सोहनलाल का मोबाइल फ़ोन उठाकर दीदार सिंह के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया। बेल होने के कुछ पलों बाद दीदार सिंह की आवाज़ कानों में पड़ी। कौन? दीदार सिंह। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसके कानों में दीदार सिंह का शांत स्वर पड़ा। देवराज चौहान? हाँ। जगमोहन से मेरी बात हो गई थी, अब तो हमारे में सब ठीक है। दीदार सिंह के शब्द कानों में पड़े। दूसरी बात के लिए फ़ोन किया है, जो कहना सोच समझ कर ठीक ठीक कहना। ठीक कहूँगा, बता। मैंने और जगमोहन ने उस दिन तेरे पास आना था, तू जानता था। मैंने तेरे को कह रखा था कि मैं बाहर रहूँगा, जगमोहन बात करेगा। जगमोहन से बात नहीं बनी तो फिर मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। तुम जानते थे कि मैं बाहर कार के पास जगमोहन के इंतज़ार में रहूँगा। हाँ। दीदार सिंह की आवाज़ में इस बार उलझन थी। बात क्या है? तूने किसी को बताया कि मैंने और जगमोहन ने तेरे पास आना है? जगमोहन तेरे पास जाएगा और मैं बाहर कार के पास जगमोहन की वापसी के इंतज़ार में खड़ा रहूँगा। देवराज चांद का सर शांत और गंभीर था। दीदार सिंह की तरफ से आवाज़ नहीं आई। क्या सोच रहे हो? देवराज चांद ने पुनः कहा। कुछ बताओगे कि बात क्या है? जो मैंने पूछा उसका जवाब दो दीदार सिंह।
दूंगा, लेकिन लफड़ा क्या है? मेरी बात का जवाब दो कि तुमने इस बात का जिक्र किससे किया था? देवराज चौहान की आवाज़ में स्पष्ट तौर पर सख्ती आ गई थी। अगर तुमने सच छिपाया या झूठ बोला तो जानते ही हो कि क्या होगा। कुछ चुप्पी के बाद दीदार सिंह का शांत स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। इस बात का सरसरी तौर पर मैंने सिर्फ एक से ही जिक्र किया था। उससे बात बाहर नहीं जा सकती। उसका नाम बताओ। ढींगड़ा। उससे धंधे के सिलसिले में मेरा मिलना रहता है। उसके साथ बैठा था, यूं ही कोई बात चली तो ये जिक्र बीच में आ गया। लेकिन बात क्या है, कोई रगड़ा हुआ क्या? देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। ढींगड़ा। देवराज चौहान का सर सामान्य था, जो कि जॉर्ज लूथरा के लिए काम करता है। हाँ, जानते हो उसे? नहीं, देवराज चौहान ने कहा। मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो क्या जॉर्ज लूथरा से गद्दारी कर सकता है? गद्दारी? कैसी गद्दारी? जॉर्ज लूथरा से छिपकर उसके खिलाफ काम कर सकता है क्या वो? नहीं, वो जो जॉर्ज लूथरा का भगत है। उससे जॉर्ज लूथरा के खिलाफ किसी भी तरह की गद्दारी की आशा मत करना। दीदार सिंह का मुस्कुराता स्वर उसके कानों में पड़ा। जॉर्ज लूथरा के खिलाफ उसे भारी से भारी दौलत देकर नहीं खरीदा जा सकता। एक तो जॉर्ज लूथरा से उसे तगड़ा पैसा मिलता है। दूसरे, वो जानता है कि जॉर्ज लूथरा के खिलाफ काम करके वो बचा नहीं रह सकता। वो जॉर्ज लूथरा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। पक्का? पक्के से भी पक्का। ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। तुम ढींगड़ा को नहीं बताओगे कि उसके बारे में मैंने तुमसे कुछ पूछा है? समझ गया, लेकिन बात क्या है? ढींगड़ा ने कोई लफड़ा किया है तुम्हारे साथ? कुछ मत पूछो और सब कुछ भूल जाओ, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद करके टेबल पर रख दिया। उंगलियों में फंसी सिगरेट का कश लिया और सोफे की पुष्ट के साथ टेक लगाकर पसर गया। कई मिनट बीत गए। सोचों में रहा देवराज चौहान फिर उठा और सिगरेट एस्ट्रे में डालते हुए दूसरे कमरे में जा पहुंचा। राजन बेड के कोने में बैठा था। विम्मी दोनों बच्चों के साथ घबराई सी फर्श पर बैठी थी। क्या हुआ? जगमोहन देवराज चौहान के चेहरे के भावों को देखते ही क्या उठा। देवराज चौहान ने सब पर नज़र मारी, फिर वह बोला, मेरे ख्याल में जॉर्ज लूथरा ने मुझ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जाल फेंका था। हम जाल में फंस गए। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। सोहनलाल भी सतर्क नजर आने लगा। दीदार सिंह से मेरी बात हुई है। उसका कहना है कि उसने सरसरी तौर पर ढींगड़ा से जिक्र किया था। हमने उसके पास आना है। उसे यहाँ तक बताया था कि मैं बाहर खड़ा रहूँगा और तुम दीदार सिंह से बात करने भीतर आओगे। ओह! इस सारे मामले की शुरुआत मेरे ख्याल में यहीं से शुरू होती है। जब ढींगड़ा को पता चला कि मैं दीदार सिंह के पास आने वाला हूँ, उसे वक्त भी मालूम था और वो ये भी जानता था कि मैं कार कहाँ खड़ी करूँगा। देवराज चौहान ने कहा, उसने ये बात जॉर्ज लूथरा को बताई होगी और आनन फानन उन्होंने अपने काम की योजना बना ली। काम की कैसी योजना? बताऊँगा। तुम हर्षा यादव को फ़ोन करो। उसे फ़ोन करने की अभी क्या ज़रूरत है? वो करो। जगमोहन ने देवराज चौहान की आंखों में झाँका, फिर पलटने लगा कि देवराज चौहान ने टोका, मेरे ख्याल में हर्षा यादव से तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी। क्या मतलब? वो बाहर गया होगा। जगमोहन के होठों से निकला। मीनाक्षी से भी बात नहीं होगी। देवराज चौहान के चेहरे पर सामान्य मुस्कान उभरी। दोनों कहीं गए हैं क्या? वो उस जगह को छोड़ चुके होंगे। क्यों? जगमोहन चौंका। ये कैसे हो सकता है? सोहनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम फ़ोन करो, बाकी बातें फिर करेंगे। चेहरे पर उलझन समेटे जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में डाली और बाहर निकल गया। मैंने जो कहा है सच कहा है। राजन सूखे स्वर में क्या उठा। देवराज चौहान ने उसे देखा भी नहीं और कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा। बात क्या है? सोहनलाल ने उलझन भरे स्वर में पूछा। जॉर्ज लूथरा अपना काम कर गया है। कैसा काम? अभी मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो, बाकी बातें फिर बताऊंगा। 2 मिनट बाद जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। बैल हो रही है लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। जगमोहन ने परेशानी भरे स्वर में कहा, तुमने पहले ही कह दिया था कि उन दोनों से मेरी बात नहीं हो पाएगी। वे उस जगह को छोड़ चुके होंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए सिगरेट सुलगाई। बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम सोहनलाल को लेकर हर्षा यादव की जगह पर जाओ। वो वहाँ ना हो तो उनके बारे में आस पड़ोस से पता करना कि वे कब से वहाँ रह रहे हैं, यानी कि उनके बारे में जो भी मालूम हो सके। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। हाँ सोहनलाल। जगमोहन और सोहनलाल कमरे से निकल गए। देवराज चौहान भी बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करते हुए राजन से बोला, मेरे ख्याल में तुमने सच बोला है। जो मैं सोच समझ रहा हूँ वो स्पष्ट होने दे दो। तब तक यहाँ शराफत से रहना। शायद 2-4 घंटों में तुम अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ से जा सको। इसके साथ ही पल्ले बढ़ाकर देवराज चौहान ने बाहर से सटकनी लगा दी। मुख्य द्वार खुला हुआ था। जगमोहन और सोहनलाल जा चुके थे। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा भीतर से बंद किया और कष्ट लेते हुए सोफे पर जा बैठा। चेहरे पर सोच के भाव ठहरे हुए थे। होंठ सिकड़े पड़े थे। अब तक जो हुआ था उस पूरे मामले पर सोचों को दौड़ा रहा था। जगमोहन ने रुक रुक कर कई बार कॉल बेल बजाई। भीतर बैल बजने की तो आवाज़ आई लेकिन दरवाज़ा ना खुला। ना ही भीतर से कोई आहट उभरी। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल के होंठ सिकुड़े पड़े थे। दरवाज़ा नहीं खुल रहा। जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा, देवराज चौहान को कैसे पता चला कि यहाँ कोई नहीं होगा? हर्षा यादव और मीनाक्षी यहाँ नहीं होंगे। जगमोहन की आवाज़ में अजीब से भाव थे।
सोहन लाल ने आसपास देखा। उस गैलरी में 5 फ्लैट थे। कोई आ जा नहीं रहा था। गैलरी सूनी पड़ी थी। कुछ देर पहले ही एक औरत वहाँ से गई थी जब वो पहली बेल बजाने जा रहे थे। खोलूं दरवाज़ा? सोहन लाल ने फुसफुसाकर पूछा। जगमोहन आसपास नजरें दौड़ाता क्या उठा। खोल। सोहनलाल ने कपड़ों में छिपी छोटी सी सख्त तार जैसी कोई चीज़ निकाली और दरवाजे की नॉब पकड़कर की होल में वो तार नुमा चीज़ डाली और ख़ास अंदाज में हिलाने लगा। जगमोहन की निगाह आसपास घूम रही थी। ये इत्तेफाक था कि उस वक्त तक कोई नज़र नहीं आया था। सोहनलाल लगा रहा। 1 मिनट ही बीता होगा कि बेहद मध्यम सी आवाज़ के साथ दरवाजे की नॉब घूम गई। दरवाज़ा ज़रा सा खुला। दोनों की नज़रें मिली। सोहनलाल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। भीतर दाखिल हुआ तो पीछे पीछे जगमोहन भी आ गया। सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जगमोहन का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर पहुंच चुका था कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन उसे निकालकर उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों की निगाह कमरे में घूमी। हर तरफ चुप्पी और खामोशी थी। कोई भी वहाँ नहीं था। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, चक्कर मार देख। सोहनलाल सावधानी से आगे बढ़ा और उस फ्लैट का चक्कर मारकर वापस आ गया। कोई नहीं है यहाँ। तब तक जगमोहन वहाँ का जायज़ा ले चुका था। महसूस कर चुका था कि वहाँ की कई चीज़ें गायब है, जैसे कि कपड़े। एक तरफ सूटकेस पड़ा था, वो भी नहीं था। टीवी टेबल के पास, अन्य टेबल पर ज्वेलरी बॉक्स पहले पड़े थे, वो भी नहीं दिख रहे थे। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें गायब थी। वहाँ वैसा कोई भी सामान नहीं था जो हर्षा यादव या मीनाक्षी इस्तेमाल करते थे। दोनों ने पूरे फ्लैट की तलाशी ली। कोई भी काम की चीज़ हाथ नहीं लगी। यहाँ की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ कोई रहता ही ना हो, सोहनलाल बोला। किचन को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे महीनों से इसे इस्तेमाल ना किया गया हो। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। तुम किचन तक नहीं आए थे पहले? मैं किचन तक आकर क्या करूँगा? ड्राइंग रूम और उस कमरे में गया था, सब ठीक लगा था मुझे। सोहनलाल कुछ ना बोला। एक बार फिर दोनों ने फ्लैट पर बारीकी से नज़र मारी, लेकिन ऐसा कुछ ना लगा कि वहाँ कोई रहता हो। तुम और देवराज चौहान उन दोनों से यही मिले थे? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं रहता। कई जगह पर धूल की परत जमी हुई है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। शायद देवराज चौहान ने वो गड़बड़ पहले ही महसूस कर ली हो। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। पड़ोस से यहाँ के लोगों के बारे में पता करें? पड़ोस से? क्या फ़ायदा? यहाँ से निकले। दोनों सावधानी से बाहर निकले। दरवाज़ा भिड़ा दिया। जगमोहन रुका नहीं और पड़ोस के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहाँ की बेल बजाई। फ़ौरन ही दरवाज़ा खुला। ऐनक लगाए वृद्ध दरवाजे पर खड़ा नजर आया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, बूढ़े ने छूटते ही कहा। मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा, जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। मैं बगल वाले फ्लैट पर आया था, वहाँ पर मिश्रा जी जो 6 महीनों से शिमला में रह रहे हैं। बगल वाला फ्लैट बंद है। वो फ़ौरन क्या उठा। पक्का? मैं क्या झूठ बोलूँगा, मजाक करूँगा? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम कौन हो मिश्रा जी के? पहले कभी नहीं देखा, वो बूढ़ा बोला। अभी तो कुछ नहीं हूँ, रिश्ते के लिए आया था, शायद उनका कुछ बन जाऊँ। वो कैसे? मिश्रा जी से अपनी बहन के रिश्ते की बात करने आया था। उसने सिर से पाँव तक जगमोहन को देखा। रिश्ते की बात? हाँ। तुम्हारी बहन की उम्र कितनी है? 22 साल। और मिश्रा जी 65-70 साल उम्र के। नकली दांतों का सेट मेरे साथ ही जाकर लगवाया था। और तुम? सच कह रहे हैं आप? जगमोहन हड़बड़ा कर बोला। मैं तुम्हें झूठा लगता? ये बात नहीं, मैं तो अपनी तसल्ली कर रहा था। मेहरबानी आपकी जो ये बात मुझे बता दी। नमस्कार, कहकर जगमोहन पलटा और सोहनलाल की तरफ बढ़ गया। सुनो, पीछे से बूढ़े की आवाज़ आई। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के लिए एक बढ़िया लड़का बताता हूँ। लेकिन अब जगमोहन ने कहाँ रुकना था। अगला दृश्य। तुमने ठीक कहा था कि हर्षा यादव और मीनाक्षी वहाँ नहीं मिलेंगे, जगमोहन ने सोहनलाल के साथ भीतर प्रवेश करते हुए कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चली ये बात? देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ ठहरी। सोहनलाल ने पलट कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। हर्षा यादव फ्लैट का दरवाज़ा नहीं खोला? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। कई बार बैल बजाने पर भी जवाब नहीं मिला तो सोहनलाल ने दरवाजे का लॉक खोला और हम भीतर प्रवेश कर गए। भीतर कई चीज़ें जो हमने देखी थी नहीं मिली। जल्दी मुझे इस बात का एहसास हो गया कि पहले से देखा गया खास खास सामान भी वहाँ नहीं है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। हमने वहाँ का ड्राइंग रूम और एक वो कमरा देखा था, वहाँ सब ठीक था। परंतु अन्य कमरे और जगहों पर इस तरह धूल जमी हुई है कि जैसे महीनों से उन्हें साफ ना किया गया हो। मतलब कि वो अपने नहीं किसी और के फ्लैट में थे, जिसके बारे में उन्हें पक्का पता था कि उसका मालिक अभी वापस नहीं आने वाला। देवराज चौहान ने उसी लहजे में कहा। हाँ, हमने बाहर आकर पड़ोस से पूछा तो पता चला उस फ्लैट का मालिक कोई मिश्रा है, जो कि पिछले कई महीनों से शिमला में रह रहा है। उसकी जानकारी के मुताबिक बगल वाला फ्लैट खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। उसी मुस्कान के साथ देवराज चौहान सोफा चेयर पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन उसके सामने जा बैठा और बोला। ये सब क्या हो रहा है? हर्षा यादव और मीनाक्षी कहाँ चले गए? तुम्हें क्या लगता है कि मामला भारी तौर पर गड़बड़ लग रहा है मुझे? सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। राजन और उसके घर वाले कहाँ हैं? भीतर कमरे में, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल भी पास आ बैठा। देवराज चौहान ने दोनों को देखा, फिर शांत स्वर में कहा।
जॉर्ज लूथरा अपना खेल खेल गया। ऐसा हो जाता है, इसमें किसी की गलती नहीं। सामने वाला अगर अपना बनकर गला काटे तो गला कट ही जाता है। हमारा धंधा ज़ुबान पर चलता है, शब्दों पर चलता है। अब किसी की ज़ुबान और शब्द ही सच के वर्क में लिपटे हों तो धोखा हो ही जाता है। वही हमारे साथ हुआ। जगमोहन ने सिर खुजलाया, नजरें देवराज चांद पर ही रही। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। ये सारा मामला दीदार सिंह से शुरू हुआ, जबकि दीदार सिंह का इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। दीदार सिंह की ढींगड़ा से अच्छी पहचान है, और ढींगड़ा जॉर्ज लूथरा जैसे आतंकवादी के लिए काम करता है, उनके मामले संभालता है। दीदार सिंह ने बातों बातों में ढींगड़ा को मेरे और जगमोहन में के आने के बारे में बता दिया। दीदार सिंह जानता था कि 5 मिनट का काम है तो मैं कार कहाँ खड़ी करूँगा। ये जुदा बात थी कि जगमोहन को तब वापस आने में 15 मिनट लग गए। ढींगड़ा ने सब कुछ जानकर जॉर्ज लूथरा से बात की, और तब जॉर्ज लूथरा को शायद मेरे जैसे इंसान की ज़रूरत रही होगी। किस काम के लिए? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। रॉयल वर्ल्ड के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने के लिए। वो कोई रास्ता चाहता होगा जो कि उसे मिल नहीं रहा होगा। मेरा नाम सामने आती वो समझ गया कि मैं कोई रास्ता बना लूँगा। इसलिए आनन फानन उसने हर्षा यादव वाली कहानी तैयार की और बहुत ही चालाकी से हर्षा यादव का मेरे से संबंध बना दिया। सब कुछ उसने इस तरह किया और करवाया कि मुझे किसी तरह का शक ना हो। यह हर्षा यादव हमारे साथ रहा। उधर जॉर्ज लूथरा ढींगड़ा के माध्यम से मुझ पर नज़र भी रखवाता रहा कि मेरी सारी भागदौड़ उसकी नज़रों में रहे। मोटे तौर पर बात यह है कि रॉयल वर्ल्ड जॉर्ज लूथरा का नहीं है। वो स्ट्रांग रूम में मौजूद तिजोरी चाहता होगा। उसमें कोई खास चीज़ है जिसकी उसे ज़रूरत होगी। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। रॉयल वर्ल्ड जॉर्ज लूथरा का नहीं है? जगमोहन बोला। नहीं। तो फिर उसने भीतर की वीडियो फिल्म कैसे बना ली कि? वो जॉर्ज लूथरा है, हस्ती रखता है, उसकी अपनी पहुंच है और दौलत सब काम करवा देती है, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन टकटकी बांधे देवराज चौहान को देखता रहा। मतलब कि उसने वॉल्ट के भीतर की वीडियो फिल्म उतरवा ली? सोहनलाल बोला। अगर ऐसा है तो स्ट्रांग रूम तक पहुंचना उसके लिए क्या बड़ी बात है? वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। उसकी कोड लॉक वाली बात ठीक कही हो सकती है कि वो कोड लॉक की वजह से स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच पा रहा होगा। मेरा नाम सामने आया तो समझ गया कि मैं कोई रास्ता बना लूँगा। तभी उसने मेरे गिर्द जाल फैला दिया। हर्षा यादव और मीनाक्षी मुझसे आ मिले। हर्षा यादव और मीनाक्षी की छानबीन में मुझे शक ना हो, इस वास्ते उसने हर तरफ बात फैला दी कि जॉर्ज लूथरा के आदमी उनकी हत्या के लिए भागे फिर रहे हैं। और सच में मुझे कहीं भी शक नहीं हुआ। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वॉल्ट उसका नहीं है, जगमान बोला। मेरे ख्याल में वॉल्ट के स्ट्रांग रूम में रखी तिजोरी में दवा जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, वहाँ कुछ और ही होगा। और क्या हो सकता है? सोहनलाल बोला। जॉर्ज लूथरा जैसे दौलतमंद आतंकवादी तिजोरी में रखी दौलत के लिए तो ये सब करने से रहा। उसमें यकीनन कुछ खास होगा। ठीक कहते हो। खास भी ऐसा जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो। जगमोहन फ़ौरन कह उठा। ज़रूरी ना होता तो कम से कम वो हमें इस मामले में न खींचता। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हम ढींगड़ा की गर्दन पकड़ सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। ढींगड़ा को हम पकड़ लेते हैं तो उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। उसे हम शूट कर देते हैं तो जॉर्ज लूथरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करके हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। हर्षा यादव और मीनाक्षी ने हम लोगों से बात इस तरह की कि हमें उनकी नीयत पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। जगमोहन शब्दों पर जोर देकर धीमे स्वर में बोला। वो अब हमसे योजना ले चुके हैं कि वॉल्ट के स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ऐसे में वे क्या खुद तिजोरी की डकैती करेंगे? हाँ, मतलब कि वो वॉल्ट के स्ट्रांग रूम तो जाएंगे? जगमोहन का चेहरा कठोर हो गया। देवराज चौहान ने कश लेकर कहा। उस योजना में वे लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक बदलाव करेंगे, फिर इस काम को अंजाम देंगे। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमें इस काम के बारे में सब कुछ पता है? जब भी वे काम करेंगे हम उनके रास्ते में आ जाएंगे, उनके काम को ख़राब कर सकते हैं। जगमोहन का स्वर बेहद कठोर हो गया। ये बात अवश्य सोची होगी और इसका उन्होंने रास्ता भी निकाला होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। हमें हर वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे सामने शातिर इंसान जॉर्ज लूथरा है, जिसे हार पसंद नहीं। अपनी जीत के लिए और मोटी दौलत पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जगमान ने देवराज चौहान को घूरा। तभी सोहनलाल क्या उठा। अब क्या होगा? हम जॉर्ज लूथरा के आदमी 2-4 दिन में वॉल्ट के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो योजना मैंने उन्हें बताई थी उसी योजना पर वो थोड़ा बहुत फेरबदल करके काम करेंगे। तिजोरी के लिए डकैती डालेंगे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। साथ में इस बात का भी इंतजाम रखेंगे कि अगर डकैती के वक्त हम उनके रास्ते में अड़चन बनने की कोशिश करें तो वे हमें भी संभाल सकें। लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि डकैती के दौरान शोर शराबा ना हो। उसी पल जगमोहन फटने के अंदाज में क्या उठा। ये कैसे हो सकता है? दोनों बातों को वो लागू नहीं कर सकते कि डकैती के वक्त वो हमसे भी निपट लें और शोर शराबा भी ना हो। हम वहाँ नज़र रखेंगे और जब भी वो लोग डकैती करना चाहेंगे हम उनकी डकैती को असफल बना देंगे। हमसे धोखाधड़ी करके जॉर्ज लूथरा अपने काम में सफल नहीं हो सकता। हम उनसे पहले डकैती करके वो तिजोरी ले जा सकते हैं, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने कश ली और सोच भरे स्वर में बोला। हम उनकी डकैती में रुकावट नहीं बनेंगे। क्या? ना ही उससे पहले हम डकैती करेंगे।
मैं समझा नहीं। सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। उन्हें डकैती करने देंगे, उन्हें इस बात का पूरा मौका देंगे कि वो सफल डकैती करके तिजोरी को अपने कब्जे में ले सकें। हमारे पास पर्याप्त वक्त है कि इसी योजना को अंजाम देते हुए तिजोरी को अपने कब्जे में कर सकें। सोहनलाल बोला। तुम इन हालातों में उनकी जगह बैठे हो तो क्या करोगे? देवराज चौहान ने सोहनलाल से कहा। सोहनलाल देवराज चौहान को देखने लगा। काम बेशक 2 दिन बाद करना हो, लेकिन वॉल्ट पर और उस फर्नीचर शोरूम पर नज़र रखना शुरू कर दोगे, ये देखने के लिए कि दूसरी पार्टी अगर कुछ कर रही है तो क्या कर रही है। तुम्हारा मतलब कि वहाँ अब जॉर्ज लूथरा के आदमी नज़र रखेंगे? जगमोहन के होठों से निकला। अब तक उन्होंने नज़र रखनी शुरू कर दी होगी। वो भी ये सोच सकते हैं कि सारे मामले को जानकर हम उनसे पहले पहले डकैती करने की सोच सकते हैं। ऐसा करते हैं तो वो हमसे तिजोरी छीन सकें। ओह, वो बहुत सावधानी से चलेंगे, इस तरह कि हमें कुछ करने का मौका ना मिले और वो अपना काम कर जाएं। वो ऐसा वक्त ही नहीं आने देंगे कि हम उनके रास्ते में आ सकें। देवराज चौहान ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जगमोहन बोला। वो क्या सोचते हैं कि हम ये सब भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। जॉर्ज लूथरा ये बात अवश्य सोचेगा कि हम भी वहाँ उनकी हरकतों के लिए खड़े रहकर नज़र रख सकते हैं। हर समय वहाँ खड़े रह सकते हैं। हम खामोशी से तो बैठने से रहे। कुछ भी सोचने में जल्दबाजी मत करो, देवराज चौहान ने कश लेते हुए कहा। सबसे पहले हमें राजन, उसकी पत्नी और बच्चों को यहाँ से निकालना है। उसके बाद हमें अपने आगे के कदम के बारे में सोचना है। पलों की चुप्पी के बाद सोहनलाल बोला। राजन को यहाँ से इस तरह निकालना है कि वो जान ना सके कि कहाँ पर कैद था। सोहनलाल बोला। यहाँ से जाकर वो धिंगड़ा को बता सकता है कि वो कहाँ कैद था। इस तरह जॉर्ज लूथरा को हमारी ये जगह मालूम हो सकती है। राजन मुंह खोलने के बाद ढिंगड़ा के पास जाने की सोचेगा भी नहीं। फिर भी हम सावधानी के नाते राजन और उसके परिवार को यहाँ से इस तरह बाहर निकालेंगे कि वो जान ना सके कि कहाँ पर कैद रहा। जगमोहन, उसे लेकर आओ। जगमोहन फौरन उठा और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। तुम्हें हर्षा यादव की किसी भी हरकत पर लगा कि न लगा कि कहीं कोई गड़बड़ है? हर्षा यादव और मीनाक्षी दोनों ने बहुत समझदारी से हमसे बातचीत की कि हमें किसी भी तरफ से कोई शक ना हो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जॉर्ज लूथरा ने सब काम बहुत अच्छी तरह से किया। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तब तक जगमोहन राजन, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को ले आया था। राजन और विम्बी के चेहरों पर घबराहट थी। उन्होंने सबको देखा। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, देवराज चौहान बोला। तुम अपनी पत्नी बच्चों को ले जा सकते हो। राजन के होंठ हिले, कुछ कह नहीं सका। जॉर्ज लूथरा के बारे में जानते हो कि वो कहाँ मिलेगा? जगमोहन ने पूछा। नहीं, राजन ने इनकार में सिर हिलाया। मैं सिर्फ ढींगड़ा के बारे में जानता हूँ। ये जानता हूँ कि वो जॉर्ज लूथरा के लिए काम करता है। इसके अलावा कुछ नहीं जानता। ढींगड़ा के 2-3 ठिकाने हैं, वो बता सकता हूँ कि कहाँ पर है। कहाँ है? सोहनलाल ने कहा। राजन ने ढींगड़ा के 3 ठिकाने बताए, लेकिन ज़्यादातर वो पहले वाले ठिकाने पर मिलता है। ठीक है, जगमोहन बोला। तुम निकलो यहाँ से। ये जगह ना देख सको, इसलिए तुम सबकी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? राजन के होंठों से निकला। क्या मतलब? मैंने राजन का चेहरा फक था। ढींगड़ा के बारे में मुंह खोल दिया है। ये बात फ़ौरन ढींगड़ा समझ जाएगा। हो सकता है अब तक उसने अपने आदमी मेरे घर पर लगा दिए हों कि मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे ढींगड़ा के पास ले जाए। ढींगड़ा बहुत खतरनाक बंदा है। वो हर हाल में जान जाएगा कि मैंने मुंह खोल दिया है। उसके बाद वो मेरे को तो मारेगा ही, विम्मी और बच्चों को भी ख़त्म कर देगा। ऐसा करने में वो देर नहीं लगाएगा, ताकि दूसरे आदमियों को सबक मिले। वो मुंह ना खोलें कभी। ये सब करने के तो वो मौके ढूंढता है। उसने पहले ही सबसे कह रखा है कि जो उससे गद्दारी करेगा वो अपनी जान के साथ अपने परिवार को भी गंवा देगा। ढींगड़ा कहता नहीं है, करके रहता है। ये तुम्हारी सिरदर्दी है, देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला। अगर तुम हमारी वजह से या हमारा काम करते हुए फंसे होते तो ढींगड़ा नाम की मुसीबत से तुम्हें हम बचा लेते। लेकिन ये तुम्हारा मामला है। हम इस मामले में किसी भी हालत में नहीं आएंगे। ये सब कुछ तुम्हें निपटना होगा। मैं ढींगड़ा जैसे इंसान से नहीं निपट सकता। तो फिर मरो, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। ऐसे आदमी का पतलून थामने से पहले 50 बार तेरे को सोच लेना चाहिए था। लेकिन तब तो तेरे को वो नोट नज़र आ रहे होंगे जो वो तेरा होगा, और तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी तो अपने परिवार के साथ ढींगड़ा के मौत के दरवाजे पर खड़ा होगा। राजन कुछ न बोला। विमी के चेहरे से लग रहा था कि वो अभी रो देगी। दोनों बच्चों को अपने से चिपका रखा था। हम ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। विमी की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे अपना परिवार सलामत चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम चारों में से किसी को कुछ हो। मुझे सबकी ज़रूरत है। तुम दूसरे शहर में जाकर कोई शराफत वाला काम कर लेना, मेहनत मजदूरी कर लेना। जैसे तैसे हम काम चला लेंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राजन टूटे थके स्वर में बोला। 500-700 रुपये ही पड़ा है ऐसे में। जगमोहन, देवराज चौहान बोला। इसे 10,000 दे दो। किराए के साथ कुछ दिन का खर्चा भी निकल जाएगा। जगमोहन ने शराफत के साथ 10,000 की गड्डी निकाली और राजन को थमा दी। तुम दोनों इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें यहाँ से दूर छोड़ाओ। उसके बाद जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। जगमोहन और सोनलाल ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें बाहर खड़ी कार में बिठाकर ले गए। उसके बाद 1 घंटे बाद लौटे।
तब देवराज चौहान उस पुराने कागज़ को सेंटर टेबल पर बिछाए उलझा हुआ था। हाथ में पेन पकड़ा था, जिससे दूसरे कागज़ पर कुछ लिख रहा था। राजा ने उसकी पत्नी बच्चों को छोड़ा है, जगमोहन बोला। अब तुम दोनों वॉल्ट और उस फर्नीचर शोरूम पर नज़र रखो। जॉर्ज लूथरा के आदमी कभी भी वॉल्ट के स्ट्रांग रूम में पड़ी तिजोरी तक पहुंचने के लिए डकैती की शुरुआत कर सकते हैं। तुम दोनों बारी बारी वहाँ नज़र रखोगे। वहीं जॉर्ज लूथरा के आदमी भी अवश्य नज़र रख रहे होंगे। कोशिश करना कि उन्हें उनकी नज़र में ना आ सको। सावधान रहना। उन लोगों ने तुम्हें वहाँ देख लिया तो वे तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। जगमोहन और सोनलाल की नज़रें मिली। वहाँ कुछ होता नज़र आए तो फ़ौरन मुझे खबर करना, फ़ोन कर देना। देवराज चौहान गंभीर था। पहले मैं जाता हूँ, जगमोहन बोला। इस वक्त शाम हो रही है, तुम रात को कभी भी वहाँ आ जाना। तब मैं वापस आ जाऊँगा और सुबह फिर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। बारी बारी ये काम करेंगे तो आराम भी मिलता रहेगा। ठीक है। जगमोहन बाहर निकल गया। सोनलाल ने दरवाज़ा बंद कर लिया। देवराज चौहान पुनः उन कागज़ों में व्यस्त हो गया था। रात को 11 बजे सोहनलाल चला गया था और 12:30 बजे जगमोहन वापस आ गया। कुछ आराम करने के बाद देवराज चौहान पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया था। जब जगमोहन वहाँ पहुँचा तो तब देवराज चौहान अपने काम से फुर्सत पाकर हटा ही था। 11:45 बजे तक तो वहाँ कुछ होता नजर नहीं आया। जगमोहन ने बैठते हुए कहा, हो सकता है आज रात कुछ करने का इरादा ना हो, कल रात वो डकैती करे। कोई दूसरा वहाँ नज़र आया? नहीं, मैंने हर तरफ नज़र रखी, लेकिन कोई नहीं दिखा जो नज़र रख रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कोई ना हो, वहाँ पक्का होगा कोई, देवराज चौहान बोला। हो सकता है, लेकिन अभी तो दिखा नहीं। जिस तरह तुम ओट में रहे, छिपे रहे, जॉर्ज लूथरा का आदमी भी छिपा होगा। हो सकता है आज नहीं तो कल वो नज़र आए, जो जॉर्ज लूथरा के इशारे पर फर्नीचर शोरूम के बाहर नज़र रख रहा हो। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। नज़र सेंटर टेबल पर बिखरे कागज़ों पर गई। ये सब क्या है? देवराज चौहान ने कागज़ों पर नज़र मारी। होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। स्ट्रांग रूम में पहुंचने की योजना की हर सीढ़ी को फिर से ध्यान से देख रहा था। उससे क्या फ़ायदा? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान छाई रही। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हम, देवराज चौहान बोला, उन्हें डकैती करने देंगे। जगमोहन एकाएक सतर्क नजर आने लगा। फिर उसके होंठों से निकला, उस सारे काम के दौरान हमें 27 सेकंड ऐसे मिलेंगे कि अगर हम उन 27 सेकंड का सही इस्तेमाल करें तो बाजी पलट सकते हैं। 27 सेकंड? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, मुझे समझाओ, अभी मैं समझा नहीं। जगमोहन एकाएक उत्सुक सा नजर आने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। यह 27 सेकंड का क्या चक्कर है? जगमोहन पुनः बोला। वो लोग जब डकैती करके तिजोरी के साथ बाहर आएंगे तो तिजोरी को रखकर ले जाने के लिए वैन भी लाए होंगे। तिजोरी के फर्नीचर शोरूम से बाहर आते ही वो वैन जहाँ कहीं पास ही खड़ी होगी, फ़ौरन उधर आ जाएगी। मेरे हिसाब से तिजोरी को उठाकर वैन में रखने और वैन का दरवाज़ा बंद करने में वो 27 सेकंड का समय लगाएंगे। हमें जो भी करना होगा इन्हीं 27 सेकंड में करना होगा। जगमोहन देवराज चौहान को देखे जा रहा था। इन 27 सेकंड में हम क्या करेंगे या क्या कर सकेंगे? जगमोहन के माथे पर बल नजर आने लगे थे। जब वो वैन में तिजोरी रख रहे होंगे तो वैन अवश्य स्टार्ट होगी। उसकी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर या तो बैठा होगा या फिर तिजोरी को भीतर रखने में उनकी सहायता कर रहा होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उस वक्त ड्राइविंग सीट पर कब्जा करना है। ये काम सिर्फ 27 सेकंड में होगा, क्योंकि 27 सेकंड में वे तिजोरी को वैन में रखकर वैन का दरवाज़ा बंद कर देंगे। ड्राइविंग सीट पर हम में से कोई मौजूद होगा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनते ही वो वैन को ले भागेगा। जगमोहन उलझन भरी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। वहाँ पर करीब ही कहीं तब उनके और भी साथी हो सकते हैं, जो कि इसलिए खड़े होंगे कि काम के दौरान कोई मुसीबत आती है तो उसे दूर कर सकें। ऐसे में जब हम वैन लेकर भागेंगे तो वो अवश्य हरकत में आएंगे। तो हम में से एक वैन लेकर भागेगा और जो बाहर होगा वो उन पीछे आने वालों को रोकेगा। अगर उनको ना रोका जा सका तो उन्हें हर हाल में रोकना होगा, नहीं तो हम तिजोरी वाली वैन पर कब्जा नहीं कर सकते। वो वैन का पीछा करते रहेंगे, देर सवेर में वैन को रोक लेंगे। सबसे पहले वो वैन चलाने वाले को शूट करेंगे। ऐसे में उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। हर हाल में उन्हें रोका जाएगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन ने पहलू बदला। उस वैन को तब तुम ले उड़ोगे? जब देवराज चौहान बोला। मैं? हाँ, और मैं उन लोगों को रोकूंगा जो तुम्हारे पीछे आना चाहेंगे। जगमोहन ने ओले से सिर हिला दिया। सोहनलाल मेरे साथ होगा? तुम्हें वैन को भगाने में ध्यान देना है। वैन को कहाँ ले जाना है वो जगह हम तय कर लेंगे। उन 27 सेकंड में हमें हद से ज़्यादा फुर्ती दिखानी है। समझ गया, जगमोहन सोच भरे गंभीर स्वर में बोला। मान लो कि अगर वैन पर कब्जा ना किया जा सका तो हमें वही 27 सेकंड मिलेंगे कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कर लें। वे लोग अगर वैन लेकर वहाँ से चल पड़े तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तब वैन हमारे हाथ नहीं आ सकेगी। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन के चेहरे पर थी। अगर जॉर्ज लूथरा को उसकी हरकत का जवाब देना है तो तुम्हें वो वैन ले भागना होगा। कर लूँगा ये काम, कहते हुए जगमोहन के दांत भिज गए। उस तिजोरी में जो भी है वो जॉर्ज लूथरा के लिए महत्व रखता है, वरना वो तिजोरी तक पहुंचने के लिए इतना
लंबा चक्कर न चलाता कि पहले मेरे से खेल खेल कर योजना जानता, फिर खामोशी से उस योजना पर अमल करता। मेरे ख्याल में तिजोरी हाथ से जाती पाकर वो तिलमिला उठेगा। वो तो हो गई, जगमोहन ने कहा। वो वक्त उसकी तगड़ी हार का वक्त होगा। देवराज चौहान ने कश लिया। सोच में डूबे कुछ कहने लगा कि जगमोहन बोला, मान लो कि अगर वैन चलाने वाला तिजोरी वैन में रखने के लिए वैन के पीछे की तरफ जाता है और जाते वो वैन का इंजन बन करके चाबी अपने साथ ले जाता है, तो क्या होगा? वो उस वक्त ऐसा नहीं करेगा, जल्दी में होगा। वैन का इंजन स्टार्ट ही छोड़कर। मैंने तुम्हारी बात मानी। तुम भी ये मानो कि जो मैंने कहा है वो भी हो सकता है। हो सकता है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। 1% इस बात का चांस है कि ऐसा हो। तो फिर हम क्या करेंगे? तब चाबी तो उससे छीन नहीं सकेंगे। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। कुछ पलों बाद शांत स्वर में कह उठा, तब हम उस वैन पर कब्जा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर चाबी छीनने की चेष्टा करते हैं तो वहाँ मौजूद 3-4 लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि ऐसे वक्त पर फ़ौरन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उनके 2-4 आदमी कुछ दूरी पर रहकर नज़र रख रहे होंगे। वो भी तुरंत वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि खून खराब होगा। उन्हें कम और हमें ज़्यादा नुकसान होगा। आखिरकार वैन वही ले जाएंगे, तिजोरी उनके पास ही रहेगी। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। ऐसे मौके पर वैन के टायर को बेकार कर देना है ताकि वो वैन न ले जा सके, और उसी पल पुलिस को फ़ोन कर देना है। वैसे भी वहाँ से कुछ दूरी पर बीट बॉक्स है, उधर भी खबर कर सकते हैं। इतनी जल्दी वो तिजोरी को ले जाने का दूसरा इंतज़ाम नहीं कर सकेंगे कि पुलिस उनके सिर पर होगी। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, यानी कि हमारा पहला मकसद है कि जॉर्ज लूथरा को वो तिजोरी पाने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि उसने धोखेबाजी करके हमसे योजना बनवाई है। हम उसे सफल नहीं होने देंगे। जगमोहन गहरी सांस लेकर सिर हिलाकर रह गया। अगला दृश्य। 4 दिन बीत गए उन्हें फर्नीचर शोरूम पर नजर रखते हुए। जगमोहन और सोहनलाल ने दिन और रात बांटकर 24 घंटे की निगरानी की, परंतु इन 4 दिनों में कुछ नहीं हुआ। सोहनलाल रात की ड्यूटी पूरी करके आया। जगमोहन के पहुंचने पर ही वहां से हिला था। वो जब फ्लैट पर पहुंचा तो सुबह के 7 बजे थे। आंखों में नींद और थकान थी। आज रात भी कुछ नहीं हुआ, सोहनलाल ने देवराज चौहान से कहा। 4 रातें ऐसे ही बीत गईं। तुमने कहा था कि 2-4 दिन में वे लोग अपना काम कर देंगे। ख्याल तो मेरा यही था, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। तुमने किसी और को रात भर वहाँ देखा? मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया। नज़र रखते रहो, जल्दी कुछ होगा, देवराज चौहान ने कहा। अगली 2 रातें और बीत गईं। करीब सप्ताह हो गया उन्हें इस तरह वहाँ की निगरानी करते हुए। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सोहनलाल सुबह सुबह वापस आकर बोला। अब तक हर हाल में उन लोगों को अपना काम कर देना चाहिए था। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। देवराज चौहान सोहनलाल को देखता रहा। हो सकता है उनका कुछ करने का इरादा ही ना हो। उनका इरादा नहीं बदल सकता। वो तिजोरी जॉर्ज लूथरा को चाहिए, वरना हर्षा यादव और मीनाक्षी अपनी योजना के तहत मुझे ना मिलते। वहाँ पहुँचने का रास्ता जानकर गायब नहीं हो जाते। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। वो अवश्य ये काम करके रहेंगे। तो अभी तक वे कौन रुके हुए हैं? सप्ताह बीत गया। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़े सोहनलाल को देखा। मेरे ख्याल में वे जानते हैं कि हम लोग वहाँ नज़र रखे हुए हैं। सोहनलाल के माथे पर बल पड़े। तुम कहना क्या चाहते हो सकता है कि वो इस इंतज़ार में हो कि हम लोग थक कर वहाँ का ख्याल छोड़ दें। ये सोच लें कि उन लोगों को डकैती करने का इरादा नहीं है। जब हम लोग वहाँ से हट जाएं तो तब वो अपनी योजना को अंजाम दें। यानी कि जॉर्ज लूथरा नहीं चाहता होगा कि इस काम के दौरान कोई शोर शराबा हो, झगड़ा हो। वो खामोशी से काम करना चाहता होगा। जॉर्ज लूथरा के आदमी हम पर कहाँ से नज़र रख सकते हैं? हमें तो कोई नज़र नहीं। नज़र रखने के कई ढंग होते हैं। वे अवश्य जानते हैं कि तुम और जगमोहन दिन रात बारी बारी नज़र रख रहे हो। जॉर्ज लूथरा जानता है कि ऐसा लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। हम उधर से अपना ध्यान हटा लेंगे। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है। सोहनलाल सोच भरे स्वर में क्या उठा। 1-2 दिन रुको, मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान तैयार होकर 9 बजे फ्लैट से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। शाम को 5 बजे देवराज चौहान वापस लौटा। सोहनलाल नींद पूरी कर चुका था, नहा धो चुका था। कहाँ गए थे? उसके अंदर आने पर सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। इसी काम के लिए गया था। देवराज चौहान बैठ गया। उस फर्नीचर शोरूम के सामने 2 सड़कें हैं, एक जाने की सड़क, एक आने की सड़क। उसके पार फ्लैट बने हुए हैं। वहीं उन फ्लैटों में 17 नंबर फ्लैट किराए पर लिया है। देवराज चौहान ने जेब से चाबी निकालकर सोहनलाल को दी। ये उस फ्लैट की चाबी है। आज रात से उस फ्लैट के भीतर बैठकर फर्नीचर शोरूम पर नज़र रखी जाएगी। इस बात की तरफ से सावधान रहना है कि वहाँ आते जाते तुम दोनों को कोई नहीं देखे। हमें तो मालूम नहीं कि अगर कोई हम पर नज़र रख रहा है तो कहाँ से नज़र रख रहा है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। फिर भी हम ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा लोगों की निगाह में ना आ पाए। जगमोहन को मोबाइल पर फ़ोन कर दो कि रोज़ की बात ही 8 बजे अपनी जगह छोड़ दे और उसके आने का इंतज़ार ना करे। उसे बाकी के सवालों का जवाब आने पर मिल जाएंगे। सोहनलाल फ़ोन की तरफ बढ़ गया। आज रात से फर्नीचर शोरूम की निगरानी उस फ्लैट के भीतर बैठकर की जाने लगी। रात के वक्त सोहनलाल लाइट बंद करके खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ जाता। वहाँ से सड़क पर शोरूम और बाकी की जगह भी स्पष्ट नजर आती।
शोरूम की बाहर की रोशनी में आसपास की जगह पर पर्याप्त प्रकाश रहता। इस तरह 3 रातें और बीत गईं। चौथी शाम जगमोहन थका टूटा वापस आया। सोहनलाल निगरानी करने के लिए फ्लैट में जा चुका था। जगमोहन के चेहरे पर से बोरियत स्पष्ट झलक रही थी। 11 दिन हो गए इस बेकार से काम में, जगमोहन बोला। मेरे ख्याल में वहाँ कुछ नहीं होने वाला। उन लोगों का डकैती करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। होगा तो हट गया होगा। उन्होंने कुछ करना होता तो अब तक कर लिया होता। हमें अपने दूसरे कामों को देखना चाहिए। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम जवाब में कुछ कह क्यों नहीं रहे? जगमोहन पुनः बोला। जॉर्ज लूथरा बहुत सब्र वाला आदमी है। क्या मतलब? वो इस काम में जितनी देर कर रहा है समझो उतना ही कीमती माल तिजोरी में है। वो नहीं चाहता कि डकैती करने की जल्दी करके अपना काम खराब कर ले। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो इस बात के लिए अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना चाहता है कि अब हमारी नज़र वहाँ पर नहीं है। 3 रातें और दिन से हम फ्लैट पर से नज़र रख रहे हैं। इतने में भी उसकी तसल्ली नहीं हुई तो कब होगी? इंतज़ार करो। जगमोहन ने उखड़ी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। यह भी तो हो सकता है कि जॉर्ज लूथरा का ऐसा कोई करने का प्रोग्राम ही ना हो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्काना ठहरी। इंतज़ार करो और देखो। इस तरह लापरवाही करके एकदम इस मामले से हट जाना ठीक नहीं। देवराज चौहान के सर में किसी तरह का भाव नहीं था। मत भूलो कि हमारे सामने खेल खेलने वाला खिलाड़ी बहुत शातिर है। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। वो इस तरह की निगरानी रखने वाले बोरियत भरे काम से तंग आ चुका था। अगला दृश्य। रात 9:45 बजे फ़ोन की बेल बजी। जगमोहन ने टीवी लगा रखा था। देवराज चौहान आंखें बंद किए सोफे पर लेटा था। हेलो, जगमोहन ने रिसीवर उठाते हुए कहा। जगमोहन, सोहनलाल की धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जगमोहन चौंका, फौरन सीधा हुआ, टीवी बंद किया। क्या बात है? देवराज चौहान आंखें खोलकर जगमोहन को देखने लगा था। मुझे लग रहा है जैसे आज कुछ होने वाला है। सोहनलाल की धीमी आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ रही थी। मैं फ्लैट में बैठा हूँ, उसी खिड़की के पास। सड़क पार फर्नीचर का शोरूम मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है। शोरूम के भीतर का काफ़ी बड़ा हिस्सा रोशनी में स्पष्ट नज़र आ रहा था। बाहर भी पार्किंग वाली जगह में खूब रोशनी है। 2-3 मिनट पहले शोरूम के बाहर लंबी कार आकर रुकी। उसमें से 2 व्यक्ति निकलकर भीतर चले गए। कार वहाँ से आगे चली गई। मुझे नज़र नहीं आ रही कि कार कहाँ है। वो दोनों फर्नीचर देख रहे हैं। अभी अभी एक और आदमी ने भीतर प्रवेश किया है। शोरूम वाले इस वक्त शोरूम बंद करने की तैयारी कर रहे थे। अब नौकर उन लोगों को फर्नीचर दिखा रहा है। मालिक एक तरफ काउंटर पर बैठा है। तीसरा जो बाद में भीतर आया गया था, वो अकेले ही फर्नीचर इस तरह देख रहा है जैसे पहले दो से उसका कोई मतलब ना हो। लेकिन उसका ध्यान फर्नीचर देखने में खास नहीं है, ये मैं देख चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि कुछ होने वाला है? जगमोहन के होठों से निकला। मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि ये वही वक्त है जो देवराज चौहान ने अपनी योजना में उन्हें बताया था। मेरे ख्याल में देवराज चौहान ठीक कहता था कि जॉर्ज लूथरा के आदमी इसलिए खामोश बैठे हैं कि हम वहाँ पर नज़र रख रहे हैं। आज चौथी रात है कि हम फ्लैट में रहकर नज़र रख रहे हैं। इन 4 रातों में उन्होंने हमें वहाँ नहीं देखा, तो यही समझा कि हम तंग आकर चले गए। अब नज़र नहीं रख रहे। वो सोच भी नहीं सकते कि शोरूम पर नज़र रखने के लिए हमने सामने वाला फ्लैट किराए पर ले लिया है। जगमोहन ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। अब वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी तक तो वही हो रहा है जो तुम्हें बताया था। सोहनलाल का सर जगमोहन के कानों में पड़ा। अगर मेरा ख्याल सही है कि आज रात डकैती होने वाली है, तो रात 10 के आसपास मार्केट का चौकीदार आता है। वो आता ही होगा। वो शटर बंद करवाने में रोज़ उस नौकर की सहायता करता है। आज भी वो आएगा। अगर डकैती आज की जाती है तो वे लोग चौकीदार को भीतर ले लेंगे कि भीतर ही कैद करके रख सके। तुम फ़ोन पर ही रहना, अभी 5-7 मिनट बाकी हैं। चौकीदार के आते ही फ़ोन करता हूँ। बढ़िया। कहने के साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रखा। क्या हो रहा है वहाँ? जगमोहन ने बताकर कहा। उसका कहना है कि चौकीदार के आते ही पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है या नहीं। देवराज चांद के ऑटो पर मुस्कान उभरी। 3 रातों से तुम लोग वहाँ दिखे नहीं हो, आज चौथी रात है, देवराज चांद बोला। कोई बड़ी बात नहीं। रास्ता साफ देखकर उन लोगों ने आज रात काम करने का इरादा बना लिया हो। जगमोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि फ़ोन की बेल बज उठी। हेलो, जगमोहन ने रिसीवर उठाया। चौकीदार आ गया है। सोहनलाल की धीमी आवाज़ कानों में पड़ी। क्या कर रहा है वो? अभी शोरूम के बाहर आकर खड़ा हुआ है। मालिक को उसने सलाम किया है। भीतर मौजूद ग्राहकों को देखकर बाहर ही रुक गया है। अब इधर उधर देखकर वक्त बिता रहा है। दुकान के सामने लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर ये लोग जॉर्ज लूथरा के ही हैं, डकैती करने जा रहे हैं, तो चौकीदार के साथ पक्का कोई गड़बड़ होगी। चौकीदार कुछ वक्त बिताने के लिए वहाँ से आगे भी जा। रुको, एक व्यक्ति चौकीदार की तरफ बढ़ रहा है, देखने दो। लाइन पर खामोशी छा गई। जगमोहन सतर्क नजर आ रहा था, उसके होंठ सिकुड़ गए थे। देवराज चांद सोफे पर लेटा आंखें खोले देवराज चांद को देख सुन रहा था। जगमोहन, डकैती होने जा रही है। सोहनलाल का फुसफुसाता स्वर कानों में पड़ा। जगमोहन सीधा होकर बैठ गया। क्या हो गया? वो आदमी चौकीदार के पास पहुंचकर रुका। 2-3 बातों के बाद उसे लेकर शोरूम के भीतर जा रहा है। चौकीदार के साथ वो चिपका चल रहा है।
मेरे ख्याल में उसने चौकीदार को रिवॉल्वर लगा रखी है। 2-4 लोग करीब से निकले परंतु कोई नहीं सोच सकता कि गड़बड़ होने जा रही है। अब वो चौकीदार को लेकर शोरूम के भीतर प्रवेश कर गया है। शोरूम का मालिक काउंटर के पीछे बैठा उन्हें देख रहा है। शायद सोच रहा है कि चौकीदार और वो व्यक्ति भीतर क्यों आ रहे हैं। वो चौकीदार के साथ भीतर जाता जा रहा है। वो मालिक के होंठ हिलते नजर आ रहे हैं। शायद वो उनसे भीतर आने की वजह पूछ रहा है। ओह रुको! भीतर मौजूद 3 आदमियों में से 2 बाहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं, वो शटर बंद कर रहे हैं। शायद भीतर रिवॉल्वर निकालकर उन्हें कवर कर लिया गया। तभी मालिक, नौकर और चौकीदार शटर की तरफ नहीं आ रहे। उन्होंने जल्दी जल्दी शटर गिरा दिया। आधे से ज़्यादा शटर नीचे कर दिया। फर्श से अब 2 फीट नीचे है शटर। मुझे उनकी टांगें नज़र। जगमोहन, एक मारुति वैन वहाँ आकर रुकी है। उनमें से एक आदमी बाहर निकला है। उसके हाथ में बड़ा सा बैग है। वो बैग उसने शटर के नीचे से भीतर किया तो भीतर वालों ने बैग भीतर खींच लिया। अब वो व्यक्ति फिर वैन की तरफ बढ़ा। वैन के पीछे वाले दरवाजे को उठाकर उसने हाथों से ढकेलने वाली छोटी सी रड़ी निकाली है, जैसे कि रेलवे स्टेशनों पर सामान सूटकेस रखकर ले जाया जाता है। वो उस छोटी सी रेडी को ढकेलता हुआ शटर तक ले गया। भीतर वालों ने उस रेडी को भी भीतर खींच लिया और रेडी देने वाले व्यक्ति को कुछ दिया है। ताले होंगे, मैं नहीं जानता। वो व्यक्ति वापस वैन के पास आ गया। ओह! शटर पूरा बंद कर दिया गया है। वैन के पास खड़ा व्यक्ति सिगरेट सुलगा रहा है। 2-3 लोग उसके पास से निकले हैं, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो खड़ा है। शटर बंद हो चुका है। भीतर की कोई भी रोशनी बाहर नहीं आ रही। लगता है जैसे शोरूम बंद हो गया। उन्होंने शोरूम के भीतर की बड़ी लाइटें बंद कर दी होंगी, जगमोहन बोला। ऐसा भी हो सकता है। वैन वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? कश ले रहा है। 1 मिनट। उसने सिगरेट फेंककर जूते से मसल दिए। आसपास देखकर इस बात की तसल्ली की है कि फ़ौरन तो उस तरफ कोई नहीं आ रहा। अब वो शटर की तरफ बढ़ा है। ताले लगाएगा बाहर से। हाँ, वो शटर के एक तरफ झुका ताले ही लगा रहा है। उधर ताला लगाया जाता है। अब वो दूसरी तरफ जा रहा है। कुछ चुप्पी के बाद सोहनलाल की आवाज़ आई। दूसरी तरफ भी उसने ताला लगा दिया है। जेब में हाथ डाला है। चाबियाँ जेब में रखी होंगी। वैन के पास आया। अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वैन स्टार्ट कर लिया उसने। वैन आगे बढ़ गई। अब मुझे यहाँ से वैन नज़र नहीं आ रही है। वो पास ही कहीं रहेगा। शटर की चाबियाँ उसके पास है। जब उसे मोबाइल पर फ़ोन करके कहा जाएगा तो वो शटर के ताले खोल देगा। उसने जो बैग भीतर वाले को दिया था उसमें डकैती के काम आने का सामान होगा। जगमोहन ने बात काट कर तेज स्वर में कहा। उन्होंने दीवारें भी तोड़नी है। ज़रूरत का हर सामान उसमें भरा होगा और उस हाथों से पकड़ कर ढकेलने वाली छोटी सी रेडी को भारी तिजोरी को बाहर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उस पर तिजोरी रखकर उसे ढकेला जाएगा। ठीक कह रहा है। अब क्या करना है? तू कुर्सी पर बैठा है? हाँ, बैठा रहे, आराम कर, सामने देखता रहे। मैं देवराज चौहान से बात करता हूँ, उसके बाद फ़ोन करूँगा। ठीक है। जगमोहन ने रिसीवर रखकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान इसी तरह सोफे पर लेटा लेटा बोला। तो उधर काम शुरू हो गया? हाँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। भीतर 4 आदमी हैं। उन्होंने अब तक शोरूम के मालिक, नौकर और चौकीदार को बांधकर एक तरफ डाल दिया होगा। शटर गिराकर बाहर से ताला लगा दिया गया है। जो योजना तुमने बनाई थी अभी तक तो ठीक वैसे ही काम हो रहा है। तिजोरी भारी है, उठाई नहीं जा सकती। ऐसे में उसे बाहर तक ले लाने के लिए सामान ढोने वाली रेडी भी शोरूम के भीतर पहुंच गई है। बाहर से जिसने ताले लगाए हैं वो वैन पर चला तो गया है, लेकिन पास ही कहीं होगा। देवराज चौहान सीधा होकर बैठा, सिगरेट सुलगाई, चेहरा शांत था। वो तिजोरी हमने टीवी स्क्रीन पर देखी थी। 4 फीट ऊंची है और 3 फीट चौड़ी। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। उस तिजोरी को मारुति वैन पर नहीं लादा जा सकता, जबकि शटर बंद करने वाला मारुति वैन पर था। तिजोरी ले जाने के लिए उन्होंने यकीनन दूसरी वैन का इंतजाम कर रखा होगा। वो वैन तब देखने को मिलेगी जब तिजोरी को वहाँ से ले जाना होगा, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। ऐसा ही होगा। हम एक बार फाइनल तौर पर बात करते हैं कि वक्त आने पर काम कैसे करना है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम सोहनलाल से कहो कि वे लोग बाहर भी फैले होंगे। उन्हें और उनकी गाड़ियों को पहचानने की कोशिश करता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। जगमोहन ने रिसीवर उठाकर सोहनलाल का नंबर मिलाया और बात करके रिसीवर रख दिया। उसके बाद देवराज चौहान जगमोहन को बताने लगा कि आगे का काम कैसे करना है।